Good morning students, this is Pooja Saxena, Geography Department, Government College बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम भारत में परिवहन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्थल परिवहन में भारतीय रेलवे का अध्ययन करने के बाद हमने रोडवेज यानी सड़कों का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत भारत में सड़कों के विकास और विकास प्रारूप का अध्ययन करने के पश्चात हमने जाना कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारतीय सड़कों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज़, राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवेज़ और ग्रामीण सड़कें यानी रूरल रोड्स। इसके अतिरिक्त पृथक श्रेणियां भी हैं, जैसे कि सीमावर्ती सड़कें बॉर्डर रोड्स, द्रुतगामी महामार्ग जैसे एक्सप्रेस हाईवेज़ और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग जैसे इंटरनेशनल हाईवेज़। प्रमुख 4 श्रेणियों का अध्ययन करने के पश्चात अब हम देखते हैं बॉर्डर रोड्स यानी सीमावर्ती सड़कों के विषय में। देखिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ बोर्ड was set up in May 1960 for accelerating economic development and strengthening defense preparedness through rapid and coordinated improvement of roads in the north and eastern border areas। देखिए, बीआरओ का गठन मई 1960 में किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, साथ ही सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से तीव्र और परस्पर समन्वित सड़कों के विकास को प्रारंभ करना। इसके अंतर्गत मूल रूप से हिमाचल और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों और राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया जाता है। वर्तमान में बीआरओ द्वारा बंदरगाहों और हेलीपैड्स का निर्माण भी किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों और स्थायी पुल निर्माण कामों के अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन ने बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई सड़कों से ग्रीष्म और शीत दोनों ही मौसम में बर्फ हटाने और साफ करने का भी प्रशंसनीय कार्य किया है। इनकी जो अगर महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करें तो 160 किलोमीटर लंबी म्यांमार की टामू कलेम्यो कालेवा सड़क 2001 में तैयार की गई। भारत बांग्लादेश सड़क निर्माण और तार लगाना, जोजिला कारगिल और मनाली सारचू लेह सड़कें, लेह तक 292 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक सड़क मार्ग, उरी श्रीनगर एनजीआईए पर 4 लेन्स का निर्माण करना, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और भंडारा के नक्सल प्रभावित जिलों में 842 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करना, अफगानिस्तान में 219 किलोमीटर लंबी डेलरम जारंग सड़क निर्माण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण और पुनर्वास करना इत्यादि सक्रिय है। During its 44 years of dedicated service from its inception in May 1960 to March 2004, the BRO has completed over 31,934 kilometers of formation works, surfaced 38,783 kilometers of roads, executed rupees 3,474 crores with work, permanent work, and constructed permanent bridges totaling a length of 20,095 running meters. A prestigious project of developing the 160-kilometer Tamu Kameleo Kalewa road in Myanmar was taken up in 1997 and completed in 2001. Another important work is the construction of Indo-Bangladesh border IBB roads and fencing of the border. इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेस हाईवेज़ की। देखिए, ये बहुपथीय राजमार्ग होते हैं जो कंक्रीट के बने होते हैं, जिससे इन पर यातायात तीव्र गति से होता है।
वर्तमान में 23 एक्सप्रेस मार्ग हैं और जो 17 हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन हैं। प्रमुख एक्सप्रेस मार्गों की बात करें तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, पश्चिमी एक्सप्रेसवे जो मुंबई में है, पूर्वी एक्सप्रेसवे जो NH3 का एक भाग और मुंबई में है, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो 8 लेन सड़क जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का एक प्रमुख भाग है, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे जो कोलकाता और दुर्गापुर के बीच है, और यमुना एक्सप्रेसवे। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल हाईवेज, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों की। तो ये जो राजमार्ग हैं, दीज आर फाइनेंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड कनेक्ट इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, सो दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल हाईवेज। विश्व बैंक की सहायता से एशिया प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग इस्केप के साथ किए गए समझौते के अधीन इनको बनाया गया है और इनका उद्देश्य है भारत की महत्वपूर्ण सड़कों को पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जोड़ना। तो इसके दो प्रकार हैं। एक तो ये है कि पड़ोसी देशों की राजधानियों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्ग जैसे लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कोलकाता, गोलाघाट, इम्फाल, मांडले। दूसरा आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद, बेंगलुरु, धनुषकोडी। तीसरा बरई, काठमांडू। चौथा प्रमुख राजमार्ग और प्रमुख नगरों और बंदरगाहों को जोड़ने वाले राजमार्ग जैसे आगरा मुंबई, दिल्ली मुल्तान, बेंगलुरु चेन्नई, गोलाघाट लेडो राजमार्ग। तो इन सब सड़कों के रखरखाव हेतु विश्व बैंक से जो है मदद मिलती है, विश्व बैंक से मदद मिलती है। तो नई आर्थिक नीति में हमने देखा कि सड़कों के सुनियोजित विकास पर विशेष बल दिया गया और उसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द नेटवर्क्स ऑफ रोड्स इज़ मोर और लेस सिमिलर टू डैट ऑफ रेलवेज। जैसे हमने रेलवे का अध्ययन किया था कि जो ज़्यादा डेंस नेटवर्क है वो प्लेन एरियाज़ में है जो कि जहाँ की अवरोध नहीं मिलते, और इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम, और फिर जो हिमालय क्षेत्र हैं उसमें और कम। इस प्रकार से जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। द नेचर ऑफ रोड्स rather than their total length is more significant from the utility point of view. The largest concentration of roads is found in the northern plain, especially in West Bengal and in the Punjab-Haryana plain, but the ratio of surface road to the total road length is lower in the northern plain than the national average. सड़क की जो प्रकृति है वो उसकी लंबाई से ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि उसका जो यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान में रखकर उसे निर्मित किया जाता है। जैसे हम देखें कि पश्चिम बंगाल और पंजाब हरियाणा मैदान में जो सरफेस रोड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो लोअर है दूसरे जो हैं क्षेत्र हैं उनकी तुलना में। इसके अलावा यदि हम बात करें, द मेन cause of small proportion of surface roads in the northern plain is that it is made up of sand, silt and clay, and there is shortage of stone for constructing surface roads. In contrast, the proportion of surface roads is much higher in the peninsular plateau area because it is composed of hard rocks, and stone for constructing roads is readily available here in plenty. प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में सरफेस रोड्स के लिए जो स्टोन रिक्वायर्ड है वो क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए इनकी जो लेंथ है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है। In contrast, it is composed of hard rocks and stone for constructing roads, जैसे गुजरात 93.95%, महाराष्ट्र 79.68%, गोवा 61% are some of the states having higher than the national average of 60.33%.
Odisha presents an anomaly and is the poorest of all the states where surface roads account for less than one third of the total length of roads. Among the Himalayan states, Sikkim with 86.11% is at the top, and this is followed by 70.97% in Jammu and Kashmir. All other Himalayan states have surface roads less than the national average. Among the union territories, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi and Lakshadweep have 100% surface road. This is followed by 97.47% in Andaman and Nicobar Islands and 77.09% in Pondicherry. तो हम इसके बाद डेंसिटी ऑफ रोड्स पर अगर हम देखें सड़कों का घनत्व which is defined as the length of roads per square kilometer of surface area. जो सरफेस एरिया पर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों की लंबाई से ज्ञात किया जाता है. तो 8 states and 4 union territories have over 100 kilometer of road lengths per square kilometer of surface area. जैसे केरला with 374.92 kilometer per 100 square kilometer is at the top, and followed by Goa, Odisha, Tamil Nadu, Tripura, Punjab, Maharashtra, Nagaland, and Delhi and Chandigarh are union territories of urban character and have extremely high density of 1792.45 kilometers and 1537.72 kilometer per 100 square kilometers respectively. Since the roads are constructed to serve the people, length of roads per 1 lakh of population is considered to be the best index of road availability. From this point of view, Arunachal Pradesh and Nagaland are the best served states with 1291.66 and 992.87 kilometer road length per lakh of population respectively. The other very well served states with over 500 kilometer of road length per 1 lakh of population are Goa, Mizoram, Odisha, Assam, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu. इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स. रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया faces a number of problems. Keeping in view the vastness of the dimensions of the country, its physiography, its unlimited natural resources, and the fast growing passenger and freight traffic, the inadequacy of the road network is quite glaring. भारत में जो सड़क परिवहन है वो कई समस्याओं से ग्रस्त है. एक तो देश की विशालता, इसकी भौतिक आकृति, इसका असीमित प्राकृतिक संसाधन, तेजी से बढ़ते हुए यात्री और माल भाड़ा. तो जो इनएडिक्वेसी है, सड़कों की जो अपर्याप्तता है वो बहुत हद तक सीधे देखी जाती है. भारत की जो सड़कों की लंबाई है वो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर 75.01 किलोमीटर है, जबकि जापान में ये 294.6 किलोमीटर है, ऑस्ट्रिया में 131.2 किलोमीटर है, बेल्जियम में 451.8 किलोमीटर, फ्रांस में 147.2 किलोमीटर, स्विट्जरलैंड में 172.2 किलोमीटर है. तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितनी कम है. एंड अदर प्रॉब्लम इज़ दैट अ लिटिल लेस देन हाफ ऑफ द रोड्स आर अनसरफेस्ड. They can be used only in fair weather and become muddy and unfit for transportation during the rainy season.
So efforts need to be made to construct as many surface roads as it practically possible. जो surface roads हैं उनकी कमी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जो बारिशों के मौसम होते हैं उसमें सड़कों का कीचड़ से युक्त हो जाना और उनकी जो टूट-फूट है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या हो जाती है। The national highway network will have to be improved to meet the growing tariff of men and materials. A large section has insufficient road pavement thickness. तो नेशनल हाईवेज़ का भी इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। अदर डेफिशिएंसीज़ दूसरी हम कमियों की बात करें जैसे पुअर राइडिंग क्वालिटी, weak and distressed bridges, congested city sections, too many railway level crossings, lack of wayside amenities, and weak road safety measures. और भी बहुत सी समस्याएं हैं जैसे सड़कों की कैरिंग कैपेसिटी पुअर होना, ब्रिजेस का ख़राब हाल होना, शहरों में भीड़ का संकेंद्रण और बहुत सारी रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स होना। तो और सड़कों पर सेफ्टी मेजर्स जो है उसका उस पूर्णतः कमज़ोर होना इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जो भारतीय सड़क व्यवस्था को प्रभावित करती है। The future challenge in road sector revolves around building all-weather roads, connecting each and every village to a state highway or a national highway. It is imperative to strengthen the road infrastructure for carrying rapidly increasing volumes of agricultural produces to the consuming centers in the near future. Rural development is closely associated with the road development. यदि हम भविष्य की सतर्कता की दृष्टि से बात करें तो भारत में अत्यंत आवश्यक है कि यहाँ ऑल वेदर रोड्स डेवलप हों, साथ ही प्रत्येक गांव कनेक्ट हो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से। सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाया जाए ताकि जो कृषि उत्पाद हैं और जो उपभोग केंद्र हैं उनके बीच के गैप को कम किया जा सके। जब हम रूरल डेवलपमेंट ग्राम विकास की बात करते हैं तो वो सीधे सीधे जुड़ा होता है सड़क विकास से। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मोटर व्हीकल्स भी क्योंकि उसमें भी इजाफा हुआ है तो दिस हैज़ लेड टू ट्रैफिक जैम्स, डिलेज एंड environmental pollution as well. The most disturbing factor is that population of motor vehicles is likely to increase at an accelerated rate in the near future. And as such, there is an urgent need to take steps to increase the capacity of roads. बहुत आवश्यक है निकट भविष्य में कि भारतीय सड़कों की क्षमता को बढ़ाया जाए क्योंकि जिस दर से मोटर व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उस दर से सड़कों का सुव्यवस्थित और संख्यात्मक दृष्टि से बढ़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो ये हमारा जो है हमने सड़क परिवहन का अध्ययन किया। इसके बाद हमने लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत रेलवेज़ और रोड्स को स्टडी किया। अब हम वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करेंगे। देखिए एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द fastest mode of transport which has reduced distances and has led to drastic shrinking of the world. This mode of transport is indispensable when speed and time are the main constraints. One can easily cross and reach remote, inaccessible, and hostile areas like lofty mountains, thick forests, marshy areas, and sandy deserts by air transport, which is almost impossible by other modes of transport. देखिए वायु परिवहन सबसे तीव्रतम साधन माना जाता है
जब हम परिवहन की बात करते हैं, जिसने विश्व को श्रिंक कर दिया, सिकोड़ दिया। ये एक ऐसा साधन है जो कि दूरगामी और जो दुर्गम स्थल हैं, वहाँ तक तीव्रता के साथ और कम समय में पहुँचाना सुनिश्चित करता है। चाहे वो ऊँचे माउंटेन्स हों, घने जंगल हों, दलदली क्षेत्र हों, बहुत रिमोट एरियाज़ हों, अप्रवेश्य क्षेत्र हों, सैंडी डेजर्ट्स हों, वहाँ तक भी परिवहन को यदि किसी ने संभव किया है, तो वो वायु परिवहन है। Air transport plays a vital role in times of emergency as well as in the event of natural and man made calamities like floods, famines, epidemics, and wars. Air transport is very essential for a vast country like India, where distances are so large and the terrain and climatic conditions so diverse. The weather conditions in India are also quite congenial to air transport. Poor visibility due to clouds, fog, and mist hinders air transport, but India is lucky to have clear weather for most part of the year, sorry, except for a short duration in rainy season. वायु परिवहन एक बहुत ही जीवंत भूमिका रखता है, विशेषकर उन समयों में जिन्हें कि हम आपात स्थितियां कहते हैं, फिर चाहे वो प्राकृतिक हों अथवा मानवकृत हों, जैसे कि बाढ़, अकाल, महामारी या युद्ध का समय। वायु परिवहन ने भारत जैसे विशाल देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जहाँ की धरातलीय और जलवायुवीय दशाओं में इतनी भिन्नता मिलती है। भारत में वायु परिवहन इस दृष्टि से भी सर्वोपयुक्त है क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष जो खराब मौसम होता है, जैसे कि फॉग, क्लाउड्स या धुंध जैसी स्थितियाँ नहीं रहती हैं, वर्षा के या थोड़े उस मौसम को छोड़ दिया जाए तो। हम बात करें भारत में वायु परिवहन का विकास किस प्रकार हुआ। भारत में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1911 को सर्वप्रथम वायु परिवहन प्रारंभ हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच हवाई जहाज़ द्वारा डाक पहुंचाई गई। दिसंबर 1912 में भारतीय राज्य वायु सेवा ने यूनाइटेड किंगडम स्थित इंपीरियल वायु सेवा के साथ मिलकर लंदन, कराची, दिल्ली विमान सेवा शुरू की, जो भारत में से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। 1915 में टाटा सन्स लिमिटेड ने कराची और मद्रास के बीच नियमित एयरमेल सेवा की शुरुआत की और 24 जनवरी 1920 को रॉयल एयरफोर्स ने कराची और बॉम्बे के बीच नियमित एयरमेल सेवा की शुरुआत की। भारत में नागरिक हवाई अड्डों का निर्माण 1924 में शुरू किया गया। हवाई अड्डों का निर्माण कलकत्ता, जो कि कोलकाता में दमदम, इलाहाबाद में बमरोली और बॉम्बे में गिलबर्ट हिल पर किया गया। 1932 में टाटा सन्स लिमिटेड का एक प्रभाग टाटा एयरलाइंस के रूप में अस्तित्व में आया। 15 अक्टूबर को कराची, अहमदाबाद, बॉम्बे, बेल्लारी, मद्रास के बीच विमान सेवा शुरू की गई। 1933 और 1934 के बीच भारतीय विमान सेवाएं इंडियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल एयरवेज, मद्रास एयर टैक्सी सेवा, इंडियन नेशनल एयरवेज इत्यादि के रूप में की गई। 1945 में डेक्कन एयरवेज स्थापित किया गया, जिस पर टाटा और हैदराबाद के निज़ाम का संयुक्त रूप से स्वामित्व था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर फिर एयर इंडिया कर दिया गया। स्वतंत्रता के समय देश में 4 कंपनियां, टाटा सन्स लिमिटेड, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और डेक्कन एयरवेज, ये हवाई सेवाएं दे रही थीं, जिसमें 1951 तक 4 नई कंपनियां जुड़ी: भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एवं कलिंग एयरलाइंस जुड़ी। 1953 में सरकार ने इनका फिर राष्ट्रीयकरण कर लिया और 2 निगमों, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का गठन किया। वर्तमान में इंडियन एयरलाइंस के वायुमार्गों की संख्या लगभग 69 करोड़ किलोमीटर है। 69 करोड़ किलोमीटर। देश में 1981 में
घरेलू उड़ानों के लिए वायुदूत नामक निगम की स्थापना की गई, जो दुर्गम क्षेत्रों और उन क्षेत्रों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जहां पर इंडियन एयरलाइंस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अब इसका इंडियन एयरलाइंस में विलय कर दिया गया है। 1987 से पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड कार्यरत हैं, जिनकी स्थापना मूलतः तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी को तेल संबंधी अन्वेषण में हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो पवन हंस आजकल देश के दुर्गम क्षेत्रों में नियमित विमान सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। एयर इंडिया विदेशों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराता है। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय होने के बाद दोनों को संयुक्त रूप में नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL का नाम दिया गया, जिसका कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में है। नवंबर 2010 से नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। तो एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक ब्रांड नेम हो गया। हवाई अड्डों की देखभाल और संचालन के लिए नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्थान पर इन दोनों को मिलाकर 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का गठन किया गया। 1992 में सरकार ने ओपन स्काई पॉलिसी माल कार्गो के लिए भी लागू की। तो भारतीय जो विमानपत्तन प्राधिकरण है, वो वर्तमान में वायु यातायात के प्रभावी नियंत्रण हेतु वैमानिक संचार सेवाएं और सुरक्षित कार्यक्षम वायु यातायात सेवाएं उपलब्ध कराने और हवाई अड्डों संबंधी समस्त कार्यों का निर्वहन करता है। इस तरह से यदि हम बात करें तो भारत में जो मुख्य हवाई पत्तन हैं, उनमें है एक तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन मुंबई, देन अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, गोवा एयरपोर्ट वास्को डी गामा, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, कालीकट एयरपोर्ट कालीकट, श्रीनगर एयरपोर्ट श्रीनगर, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, नागपुर एयरपोर्ट जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 92 घरेलू हवाई अड्डे और 23 सुरक्षा क्षेत्र के हवाई अड्डे डिफेंस एयरफ्लाइज सम्मिलित हैं। ये संख्या जो है परिवर्तित होती रहती है, इसमें कुछ नए जुड़ते रहते हैं और कुछ की श्रेणी भी बदल दी जाती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट टैक्सी स्टार्टेड देयर सर्विसेज इन 1990 एंड प्लेड फीडर रोल टू इंडियन एयरलाइंस. Only 4 parties ventured in this area at that time due to the restrictive environment. In a major policy change, the government repealed the Air Corporation Act 1953 on March 1st, 1994, thereby ending the monopoly of Indian Airlines and Air India on the scheduled operations. Private operators who were hitherto operating as air taxis have since been granted scheduled airline status. At present, there are 5 private scheduled airlines operating on domestic network. इनकी संख्या आप बदली हुई देख सकते हैं, इसमें एडिशन हो सकता है. This has given the passengers a wider choice of flights. इस दृष्टि से currently 5 companies are providing air services in India. Out of these, Jet Airways and Air Deccan,
इसके अलावा इंडिगो, and together they have a fleet of about 100 aircrafts and undertake more than 500 flights per day. Uh, some more airlines are waiting in the wings. Of them, Paramount, Go Air, Indigo are likely to start their operations, and they have started now in this field. तो हम कह सकते हैं there are around 449 airport in the country in various stages of development, and the improvement of infrastructure at the airports needs heavy capital investment which the government cannot afford of its own. Therefore, private, domestic, and foreign investors, including NRIs, have been encouraged to participate in the process of improvement. बहरहाल improvement and modernization of Indira Gandhi International Airport at Delhi and Shivaji Maratha International Airport at Mumbai are the latest examples of this type. 2010 में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नीति के तहत डाबरा मध्य प्रदेश, पलाडी राजस्थान, पेक्यांग सिक्किम, चेतू नागालैंड, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश को स्वीकृति प्रदान की गई है. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवनहल्ली, बेंगलुरु में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का काम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में चल रहा है. इसी तरह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शमशाबाद, हैदराबाद को भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है. अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं एयर इंडिया प्रदान करती है. तटीय भागों के दोनों ओर के वायु मार्ग की अगर हम बात करें, भारत के जो प्रमुख वायु मार्ग हैं उनमें नंबर 1 तटीय भागों के दोनों ओर के वायु मार्ग, जिसमें चेन्नई, कोलंबो, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर होते हुए पूर्वी तटीय भागों के सहारे कोलकाता तक और पश्चिमी तट के सहारे तिरुवनंतपुरम से कोच्चि, मैंगलोर, पणजी, जामनगर, राजकोट होते हुए भुज तक जो है वायु मार्ग हैं. इसके बाद चेन्नई से मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे से मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली, प्रयाग, लखनऊ और नागपुर. फिर दिल्ली टू श्रीनगर, अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई इसको जोड़ता है. देन कोलकाता को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इम्फाल, अगरतला, गुवाहाटी और मोहनवाड़ी को जोड़ता है. तो आंतरिक वायु मार्ग के नियंत्रक केंद्र जो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हैं. इन केंद्रों से देश के विभिन्न भागों और राज्यों की राजधानियों से नियंत्रित वायु सेवा संचालित होती है. अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा द्वारा भारत विश्व के प्रमुख देशों से जुड़ा हुआ है. भारत से यूरोपीय, अमेरिकी, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के प्रमुख देशों से हवाई सेवा नियमित रूप से संचालित होती है. और एयर इंडिया के अतिरिक्त जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं वो भी भारत को हवाई सेवा प्रदान करती है, जिसमें ब्रिटिश ओवरसीज़ कॉरपोरेशन BOAC, एयर फ्रांस, फिर रॉयल डच एयरलाइंस, देन पान अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन एयरवेज, लुफ्थांसा जर्मनी, मिडिल ईस्ट एयरलाइन, ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज, केथे एयरलाइंस, एलिटोलिया, इंडो गल्फ एयरलाइंस आदि. तो और भारतीय कंपनियों में निजी क्षेत्र की जेट एयरवेज, एयर सहारा, एयर डक्कन, किंगफिशर, स्पाइस जेट, गो एयर, पैरामाउंट, इंडिगो ये सब भी सक्रिय हैं. एयर इंडिया की सहायक हैं जैसे एयर इंडिया कार्गो, एयर इंडिया रीजनल, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड और एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी उपलब्ध हैं. भारत में सियाचिन में 6,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेलीपैड विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हेलीपैड है. तो स्वतंत्रता के बाद भारत में वायु परिवहन में प्रगति हुई और देश के अनेक भाग आज आंतरिक क्षेत्र हवाई सेवाओं से जुड़े हैं और विश्व के विभिन्न भागों से भी भारत हवाई मार्गों से जुड़ा है. लेकिन अभी भी विकास की अवस्था में है भारतीय हवाई सेवा
और विदेशों की तुलना में ये बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं मानी जा सकती। कई बड़े शहर अभी भी वायु सेवाओं से वंचित हैं और अभी भी विमान यात्रा करने वालों में जो आम जन है वो सम्मिलित नहीं है। वायु सेवाओं पर निरंतर दबाव की स्थिति भी बनी रहती है क्योंकि जो व्यस्त मार्ग हैं उन पर ये सेवाएं परिवहन की ज़रूरतों को पूरा कर पाने में अपर्याप्त हो जाती हैं। भारत की विस्तार योजनाओं में सबसे बड़ी बाधा है ऊंचे ईंधन और विमानों के मूल्य के संबंध में विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहना। जैसे एयर इंडिया को कई विदेशी कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स का भारी निवेश, व्यापक सेवा खर्च, उसको पुनर्नवीकरण करना, पुनर्स्थापन करना, सुरक्षा जैसे जो तथ्य हैं वो बहुत विचारणीय तथ्य हैं। तो भारत में यद्यपि वायु परिवहन की पर्याप्त संभावनाएं हैं, इनको विकसित करना और उपयुक्त कार्य योजना बनाने की परम आवश्यकता है।